नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि पिछले कुछ दिनों में आपका बहुत प्यार मिला और कई सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस, जो कि 20 नवंबर को खत्म हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आने वाला है 23 नवंबर को। आज हम समझना चाहेंगे कि ये जो एग्जिट पोल के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के ऊपर हमने जून 2024 के चुनाव से पहले भी हमने एग्जिट पोल के इलेक्शन के ऊपर एक पूरा वीडियो किया था, जो कि आप देख सकते हैं। हम तब भी इस पे भरोसा नहीं करते, मार्च 2024 में भी हम इसे भरोसा नहीं करते थे और आज भी इस पे कोई हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी मेथोडोलॉजी शायद वोट परसेंटेज तक सही हो सके, लेकिन सीट प्रोजेक्शन में इनकी मेथोडोलॉजी काम नहीं करती है। तो हम आज एग्जिट पोल पे बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। किन किन मुद्दों की वजह से स्विंग दिखाई दे सकता है महाविकास आघाड़ी या महायुति की तरफ, और झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का जो अलायंस है और भारतीय जनता पार्टी का आजसू के साथ जो अलायंस है, उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित शुक्ला, जिन्होंने काफी महाराष्ट्र के काफी सारे एरियाज में कई अलग अलग लोगों से बात करी है और ग्राउंड में भी वोटिंग के दिन भी उन्होंने काफी लोगों से बात करी है। तो महाराष्ट्र में रहते भी हैं, तो वो हमें ज्यादा इंसाइट दे पाएंगे महाराष्ट्र के विषय में। और पहले हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, बाद में झारखंड के विषय में बात करेंगे। स्वागत है अमित आपका। धन्यवाद आपके बिजी शेड्यूल में आज ज्वाइन करने के बाद। हमें पता है कि आप आज फ्लाई कर रहे हैं और उसके बाद होटल से आप कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद अतुल। आपने सही कहा, दर्शकों का धन्यवाद। आई थिंक पिछला वीडियो जो हमने महाराष्ट्र इलेक्शन पे किया था वो काफी सुपरहिट था। होपफुली इसको भी दर्शक सुपरहिट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में जो फाइट थी वो काफी क्लोज थी वोट परसेंटेज के हिसाब से 2024 लोकसभा में। और तब से जो है तो करीब 6 महीने हो चुके हैं, करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए लोकसभा का, और अभी तक ऐसा क्या बदल गया कि कई सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि महायुति आगे भी निकल सकती है। विश्लेषणों के हिसाब से बात की जाए तो क्या आपको इम्पैक्ट लगता है उसका? बिल्कुल अतुल, मेरे हिसाब से 6 महीने पहले अगर ये इलेक्शन हुआ होता तो ऑल्दो लोकसभा इलेक्शन का जो गैप था वो 1% इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का था। लेकिन अगर विधानसभा इलेक्शन उस टाइम पे होते तो ये वोट शेयर और ये डिफरेंस और ज्यादा होता। एंड उसके बहुत सारे रीजन हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं लोकसभा के टाइम पर। लेकिन 6 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। आई थिंक जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि जब ये हार मिली महायुति को, उन्होंने उसके बाद काफी कोर्स करेक्शन किए। उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारा ग्राउंड में पेनिट्रेशन नहीं है, तो हमें कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आना पड़ेगा जिससे एक बार लाड़की बहन योजना उसका एक पार्ट था, उसके और भी बहुत सारे थे जो वो लेके आए और उसे ग्राउंड तक पहुंचाया, एम्पलीफाई किया। बड़े बड़े नेताओं ने ग्राउंड पे जाके काम किया, चाहे वो शिंदे जी हों, चाहे वो फडणवीस जी हों, बहुत सारे लोगों ने। आई थिंक ये एक बड़ा था। दूसरा, पिछली बार बहुत क्लियर था कि एक मराठा वोट कंसोलिडेशन हुआ था एमवीए की तरफ। आ, उन्होंने दो चीजें की, एक तो उसका काउंटर कंसोलिडेशन किया ओबीसी के साथ महायुति ने, और दूसरा ये है क्योंकि क्योंकि शिंदे जी खुद मराठा कम्युनिटी से आते हैं, उनका एक अच्छा प्रभाव रहा जिसकी वजह से थोड़े वोट उस कम्युनिटी के भी इधर आए हैं। तीसरा जो था। अगर इसको ऐसे ऐसे मतलब दर्शकों को समझने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पांच ऐसी चीजें, पांच या छह ऐसी चीजें जो महाविकास आघाड़ी के लिए काम करती हुई दिख रही हैं, और 5 से 6 ऐसी चीजें जो महायुति के लिए काम करने करती दिख रही हैं। वो चीजें जो कि लोकसभा चुनाव में शायद नहीं थी, वो उनके बारे में अगर आप बता सकें तो कैसी कौन सी चीजें जो महाविकास आघाड़ी के लिए काम करती दिख रही हैं या महायुति के लिए काम करती दिख रही हैं, और लोकसभा इस चुनाव में कौन से दो तीन फैक्टर हैं जो कि किसी भी तरीके का वोट स्विंग दिखा सकते हैं।
बिल्कुल। तो महायुति के लिए जैसे कि मैं कर रहा था, आई थिंक जो लड़की बहन योजना लेके आए वो ऑन ग्राउंड काम कर रही है, एंड उससे उनको वोट मिलेंगे और वो दिखेगा असर इलेक्शन पे। दूसरा जो उन्होंने काउंटर कंसोलिडेशन किया है हरियाणा के मॉडल में अदर कास्ट का, वो उनके लिए काम करेगा। ओबीसी को उन्होंने कंसोलिडेट किया है बहुत सारी जगहों पे। एंड क्योंकि शिंदे जी खुद मराठा कम्युनिटी से हैं, तो वो भी, उसका भी एक सिग्निफिकेंट चंक उनको वोट मिला है। और लास्ट 6 मंथ में जो हम बात भी कर रहे थे पिछले वीडियो में, कि वो एक लीडर ऑफ द स्टेट इमर्ज हुए हैं, तो वो एक फेस की वजह से मराठा कम्युनिटी भी थोड़ा सा इधर आया है। उसके अलावा जो तीसरा मुझे लगता है कि बड़ा फैक्टर जो काम किया है लास्ट 15 दिन में, जो हम हमेशा बात करते हैं कि लास्ट के कुछ ओवर में बहुत सॉलिड गेम रहता है बीजेपी आरएसएस और इनका, ये अपने वोटर्स को लेके आते हैं, और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। आई थिंक ये कुछ मेजर फैक्टर है मेरे हिसाब से जो महायुति के लिए काम किए हैं। एमवीए के लिए जो काम किया है, मेरे हिसाब से ये जो जब जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था, तो उस समय थोड़ा संगठन बिखरा हुआ था। या चाहे आप जो उद्धव ठाकरे वाली सेना का ले लें, चाहे शरद पवार का ले लें, उनके पास, इवन कांग्रेस के पास उतना मोमेंटम नहीं था। दो कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का तो बिखरा महाराष्ट्र ही में हुआ स्ट्रांग रहता है रही है, हमेशा बट ही। मतलब बिखरा हुआ था। तो वो आई थिंक उनका स्ट्रांग हुआ है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन भी स्मार्ट किया है एमबीए ने। दे हैव चोजन राइट कैंडिडेट। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि थाने में इन्होंने राजन विचारे जी को खड़ा किया, जो एमएलए भी रह चुके हैं, पहले एमपी भी रह चुके हैं, काफी बड़ा नाम है, उनको खड़ा किया है। तो दैट शोज सीरियसनेस की सीट बाई सीट वो जीतने के लिए रेडी। विदर्भा में चाहे वो बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को उन्होंने खड़ा किया, तो अलग अलग सीटों पे था। आई थिंक उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। रेबल्स उनके भी थे, रेबल महायुति के भी थे। मुझे लगता है कि रेबल मैनेजमेंट एमवीए ने थोड़ा बेटर किया है वर्सेस महायुति। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो दोनों के एक लिए और फैक्टर चेंज। जो लोगों ने मुझे काफी बताया, और मेरी मराठा कम्युनिटी से ही एक मेरे मित्र आते हैं, तो काफी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फोर्ट्स के लिए, जो जो फोर्ट्स हैं जो कि मराठा अंपायर का एक प्रतीक बने हुए हैं, मराठा साम्राज्य जो था उसका एक प्रतीक है, जो उन फोर्ट्स के पुनर्निर्माण के लिए या फिर उनके मेंटेनेंस के लिए और उसके रख रखाव के लिए जो पैसा रिलीज किया, उससे भी महाराष्ट्र में की जनता थोड़ी खुश है। मराठा कम्युनिटी में थोड़ा सा पेनिट्रेशन, जो खुशी है कि हमारा प्राइड बढ़ रहा है मराठा प्राइड की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले होता हमें मुझे समझ में आया बात करने के बाद में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति खंडित हुई और वो तूफान की वजह से गिर गई, और उसके बाद अगर बात की जाए काफी सारी चीजें, जैसे कि एक एंटी महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का एक सेंटीमेंट जो हमने देखने को मिला, वो सारी चीजें क्या स्टेट इलेक्शन में और ज्यादा उभर के दिखने वाली है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? ये भी मैं समझना चाहूँ इन दो चीजों के बारे में। जी, ये पॉकेट्स में असर हुआ है इनका, कुछ सीटों पे असर हुआ है, बट स्टेट वाइज असर नहीं हुआ है। आई थिंक स्टेट वाइज जो बड़े इशू थे, वो यही थे जो हमने डिस्कस किया। एग्रेरियन एक और इशू था जो बहुत स्ट्रांग है, जो एमवीए के फेवर में जाएगा। तो यही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत हाइपर लोकलाइज था। हर जगह तीन तीन स्ट्रांग कैंडिडेट थे, तो हर सीट इंपॉर्टेंट थी। तो उसके लिए कुछ ऐसी सीट है जहां इनका असर होगा, और वो देखने को भी मिलेगा हमें। लेकिन स्टेट वाइज ऐसा कोई भी एक सिंगल या तीन चार इशू नहीं बोल सकते जिनका पूरा स्टेट में प्रभाव हो। अब महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं। महाविकास आघाड़ी में ने अनएक्सपेक्टेडली 2024 जनरल इलेक्शंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वैसे मैं और आप तो उम्मीद करके बैठे थे, हम लोग काफी बात करते थे महाराष्ट्र के पहले। हाँ, बट हम थोड़े से डरे हुए तरीके से बात करते थे, क्योंकि हमें भाजपा के का इतना स्वरूप बड़ा था उससे पहले, 2004 जून से पहले, कि हमें उस बात को कहने में काफी हिचकिचाहट होती थी। पर हम कह सकते हैं अब कि हम पहले भी ये कहते थे कि महाराष्ट्र में एमवीए और महायुति आगे नहीं रहेगी, एमवीए बराबर रहेगा। महाविकास आघाड़ी में एक जो मेरा एनालिसिस है, आप भी उसको ऐड कर सकते हैं, कि उद्धव ठाकरे का जो परफॉर्मेंस रहा 2024 लोकसभा चुनाव में, उसके और
बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा 2024 लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र स्पेसिफिक बात करता हूं, जो बीजेपी 9 सीटों पे पहुंच गई, उद्धव ठाकरे 9 सीटों पे पहुंच गए और शिंदे साहब 7 सीटों पे। बीजेपी का एक तरीके से प्रभाव घटा, उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा, तो एक शिंदे जी का एक उभार हुआ अचानक से। और जो योजनाएं आई पिछले 4-5 महीनों में, मतलब बेसिकली केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने तो खजाना ही खोल दिया है एक तरीके से। तो आपका क्या विचार है कि मतलब ये जो उद्धव ठाकरे जो हैं महाविकास अघाड़ी में में क्या एक कमजोर कड़ी साबित होंगे? क्योंकि जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे चाचा भतीजे मतलब शरद पवार और अजीत पवार में शरद पवार आगे दिखाई देते हैं, और शिवसेना शिवसेना में शिंदे सेना ज्यादा प्रभावी दिखाई देती है, और कांग्रेस और बीजेपी में किसी को भी 19 कहना मेरे लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है कि कौन 19 कौन 20, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही जो जीतेगा उसी की महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है, ये मेरा एनालिसिस कहता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा इन्हीं इसी उस पे आप अगर अच्छा। हाँ, जी। हाँ जी, आई थिंक इसको थोड़ा सा दो तीन हिस्सों में बांटते हैं। मुझे लगता है कि जो मुंबई एंड थाने कोंकण बेल्ट है, यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ बहुत क्लियर है कि शिंदे जी वाला जो खेमा है वो बहुत अच्छा करेगा, महायुति काफ़ी अच्छा करेगी इस खेमे में। और इस खेमे में जो स्पीयर हेड हैं वो शिंदे जी हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पे वही लड़ रहे हैं। एंड उनके ज़्यादातर जो मुकाबले हैं वो उद्धव सेना के साथ है, तो शिंदे जी बेटर करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। उसके अलावा आपने सही कहा कि शरद पवार वाला और जो अजीत पवार वाला है, उसमें शरद पवार वाला खेमा ज़्यादा बेटर करेगा। आई थिंक कांग्रेस और बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट 5-6 डेज में बीजेपी ने मोमेंटम काफ़ी अपनी तरफ खींचा है। तो जो एक एक टाइम 19-20 की लड़ाई दिख रही थी वो मुझे थोड़ी क्लियर होती दिख रही है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर सीट के मामले, महाविकास अघाड़ी की अगर बात करूं, सीट के मामले में कांग्रेस नंबर 1, शरद पवार नंबर 2 एंड उद्धव सेना नंबर 3 रहे। महाविकास अघाड़ी में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस नंबर 1 जाने के चांसेस है, और मेरे ख्याल से कम जो सेकंड नंबर में महाविकास अघाड़ी में होगा 10 से 15 सीटें ज्यादा होने की संभावना है। और अब मैं बात करना चाहूंगा, अगर माफ कीजिएगा, अब मैं छोटे छोटे पॉकेट्स की बात करते हैं, जैसे विदर्भ की बात कर लेते हैं। तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर, अपने आसपास के लोगों से बात करता हूँ, तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है, और आज ज्यादातर लोगों की एक लॉयलिटी होती है किसी वोट बैंक की तरफ। तो अगर उस वोट बैंक की लॉयलिटी की बात करें, तो जो राष्ट्रवादी हैं बेसिकली कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं सभी कि हम हमारी सरकार बनेगी। महायुति वाले भी सरकार बेसिकली सिर्फ राजनीति वर्क करने वाले नहीं, मतलब बेसिकली जो सपोर्टर्स हैं वो भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि महायुति की सरकार बनेगी या फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। तो बेसिकली कई बार होता है ना कि इलेक्शन होने के बाद लोग जनता तो समझ जाती है कि किसको वोट मिला है, राइट, लेकिन जनता का भी मूड समझ नहीं आ रहा है इसमें कि किसको वोट मिला है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। सही बात है, 3 वे 4 वे फाइट है। आई थिंक कोई भी अगर ये कहे कि नहीं मैं समझ गया हूँ कि इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम भी रादर देन सीट हम हवा बता सकते हैं कि जैसे जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो हवा क्लियरली एमवीए की साइड थी। इसमें जैसे जैसे समय वोटिंग का नज़दीक आया, हमने देखा कि वो जो एक मिडिल में चल रहा था कि बिल्कुल किसी भी साइड जा सकते, थोड़ा सा झुकाव महायुति की तरफ हुआ। वो सीट में कितना कन्वर्ट होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि सारे सारे मुकाबले क्लोज होंगे। हो सकता है कि 1% में भी सीट में बहुत डिफरेंस आ जाए। तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट्स एडवांटेज महायुति, जस्ट बट एडवांटेज महायुति। जैसा कि हमने बात करी थी शायद वोटिंग से पहले भी हमने बात करी थी कि महायुति को एडवांटेज है। आ, दूसरी चीज, एक और चीज है जो मुझे एक लगती है कि जो वोट परसेंटेज की बात करी जाती है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में 0.5 या 0.4% का जो गैप था लोकसभा चुनाव के टाइम पे, वो भी थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है। मैंने जब एनालिसिस करी तो इससे एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि कई सारी सीटें ऐसी थी जो महायुति ने लाखों वोट से जीती थी, बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी।
तो कई बार वोट परसेंटेज भी भ्रामक होते हैं, मतलब वोट परसेंटेज आप सीट बाय सीट निकालेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। कंसिस्टेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वोट परसेंटेज आपका अच्छा निकल के आता है। तो उसमें महाविकास आघाड़ी क्योंकि कंसिस्टेंटली उन्होंने, अब बहुत बड़े मार्जिन से कहीं भी नहीं जीते थे, लेकिन मार्जिन जो था छोटा था, लेकिन जहां महायुति जीती वहां मार्जिन बहुत बड़े थे, इसलिए वोट परसेंटेज 0.4 दिख रहा था। लेकिन अगर आप सीटों में देखेंगे उसी को कन्वर्ट करके लोकसभा के हिसाब से, तो शायद महाविकास आघाड़ी 152 पे थी और एमवीए महायुति 122 या 132 पे दिखती है। ठीक है, 30 सीटों का, सही कह रहे हैं। 30 सीटों का डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं भविष्य के बारे में, जो भविष्य होगा, क्योंकि क्या महाराष्ट्र का एक चुनाव अगर महायुति जीत जाती है, तब तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसी चल रही थी 2024 तक वैसी चलती रहेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र का एक इलेक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसमें फूट होने के तो हमेशा ही चांसेस हैं जब से ये सारी तोड़ फोड़ हुई है। अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अगर महायुति हार जाती है तो राष्ट्रवादी और शिवसेना दोनों फ्रैक्शंस का क्या होने वाला है? महायुति जीत गई तो क्या होगा और अघाड़ी जीत गई तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर देखिए महायुति जीतती है तो मुझे लगता है कि स्टेटस को, आपने जैसा कहा कि हम्म। कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि फिर स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए होगा। देन एमवीए की जो तीनों दल हैं वो साथ में ही रहेंगे। जो वो कहते हैं ना, जब आपदा आती है तो यूनिटी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से वो और दम लगाएंगे और जोर से अगले चुनाव जो भी आएंगे उससे लड़ेंगे। लेकिन अगर महायुति हारती है तो आई थिंक अजीत पवार ऐसे हैं कि उन्हें कभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स से, स्पेशली स्पेशली वो जो उनका बेल्ट है। लेकिन उनका कद छोटा होगा पॉलिटिक्स में। आज वो महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता है, लेकिन उनका कद डेफिनेटली छोटा होगा। आई वुड बी हाईली सरप्राइज अगर वो महायुति के साथ कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। दूसरी चीज ये है कि जो शिंदे सेना है वहां पे, अब देखिए जो ऊपर के जो नेता हैं उनका तो उनका फिक्स है, उनको अब बीजेपी के साथ ही अलायंस में रहना पड़ेगा। लेकिन जो पार्टी वर्कर्स हैं, बूथ लेवल है, वहां पे काफी डिफेक्शन होगा। वो लोग वापस उद्धव ठाकरे की तरफ या दूसरी पार्टियों में जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको सत्ता रहती है तो बहुत एक आपका सपोर्ट बेस बढ़ जाता है। जब सत्ता नहीं रहती है तो आपका सपोर्ट बेस भी थोड़ा कम होता है। तो ये सारी चीजें होंगी उनके साथ। बीजेपी कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग बिकॉज वो नेशनल पार्टी है, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रीजनल पार्टीज है उनमें इफेक्ट जरूर दिखेगा अगर महायुति हारती है तो। अब मैं भविष्य की बात कर रहा था कि मेरा एक असेसमेंट है कि अगर महायुति हार जाती है तो केंद्र की सरकार में भी खतरा आ सकता है, क्योंकि शिंदे जी के हैं 9 सांसद और कई सारे विश्लेषकों का मानना है और मेरा भी ये मानना है कि अगर सत्ता नहीं रहेगी एक नाथ शिंदे के पास में, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उद्धव ठाकरे अभी नहीं, 6 महीने बाद या साल भर बाद वो 8 सांसद, अगर एक नाथ शिंदे के बेटे को छोड़ दिया जाए तो 8 सांसद यहाँ पर वापस आ सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है। और जो विधायक गए हैं वो भी शायद वापस से शिवसेना में आ जाएं। टॉप ब्रास को छोड़ करके, जो टॉप में बैठे हुए हैं उन लोगों को छोड़ करके, हो सकता है कि जितने लोग गए थे वो सारे ही वापस आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी लोग बता रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन अगर महायुति जीतती है तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को इतना नुकसान नहीं हो जितना अब वो हो चुका है, पहले ही हो चुका है, उनकी तो पार्टी चली गई। लेकिन अब जितनी पार्टी बची उसमें से 10-20% का फ्रैक्शन हम डिफ्लेक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा का उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं शरद उधर अजीत पवार। एक मैंने ट्वीट किया था, कल हमने बात भी की थी इस विषय में, कि अगर एमवीए प्लस अजीत पवार मेजोरिटी क्रॉस करते हैं तो क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कि हम ये जो हमने कहा था कि रिजल्ट के बाद भी सरकमस्टांसेस बदलेंगे। अब वही डिपेंड करता है कि कहाँ पर फाइनल नंबर लैंड करता है। देखिए अगर किसी एक
एक खेमे को बहुत क्लियर मेजोरिटी आ गई तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही रहा कि मतलब ये 19-20 का आंकड़ा रहा तो फिर सारे समीकरण जैसे पिछली बार हुआ था कि फडणवीस जी सरकार बनाने चले गए थे, उसके बाद फिर यहाँ पे उनका हुआ, फिर 1-2 साल बाद फिर सरकार गिराई गई, तो बहुत सारी चीजें होंगी। एंड क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पार्टी स्ट्रांग है महाराष्ट्र में, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जहाँ जनरली 2 या 3 या 4 पार्टीज होती है तो इतना नहीं होता है। बट यहाँ क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं, रीजनल जो लोकल प्लेयर्स है वो भी, जो इसका अभी हम जिनकी बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं वो भी पिक्चर में आ जाएंगे। लेकिन वो सब पता चलेगा रिजल्ट के बाद कि कितनी सीटों का वो है। अगर +-10 रहा मेजोरिटी मार्क्स से, तो इतना ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हड़कंप नहीं होगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल नेक एंड नेक रहा तो फिर जो हम बात करते हैं कि अजीत दादा सत्ता का क्या खेल शुरू। अजीत दादा का प्रमोशन हो सकता है, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और वो बनना भी चाहते हैं, इंटरव्यूज में भी कहा है कि एकलव्य भी प्रमोशन चाहता था, तो बोल चुके हैं। दूसरी चीज और है कि अजीत पवार का एक और, जो मेरा एक थ्योरी मेरे मन में पिछले साल से, जब वो फ्रैक्शन छोड़ के गए थे, कि मेरा ये मानना था कि ये एक तरीके का एक वो था कि अजीत पवार के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे थे और ईडी जितनी एक्टिव थी, तो वो शरद पवार का एक गेम था कि आप जाओ, उनके साथ सरकार बना लो, जुड़ जाओ महायुति में, और अपने केसेस ड्रॉप करवा लो। और उनके जब केसेस ड्रॉप हो गए, उनका मतलब निकल गया। और अगले साल जब चुनाव होंगे 2024 में नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में, तब हम देखेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। तो हम ये तो पॉसिबिलिटी है कि अगर महायुति 150-152 पे रहती है, और महाविकास आघाड़ी जो है तो 130 के आसपास रहती है, और 12 से 14 सीटें इनको चाहिए होती हैं अगर महाविकास आघाड़ी को, और उतनी आ जाती हैं अगर अजीत पवार की, तो क्या पता कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। मेरा मानना यह है कि ये शरद पवार का गेम था, अजीत पवार का जाना। मेरा भी ये मानना है। आई नेवर डिस्काउंट शरद पवार, मीन्स ही इज अबव एवरीथिंग, बेस्ट पॉलिटिशियन आई हैव एवर सीन। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की तरफ एक नजर डालते हैं कि झारखंड में बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन करने की कोशिश की, और हिमंता विश्व शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और उसके बाद जो है तो उनको जो है तो सीएम का कैंडिडेट भी नहीं फोकस किया गया, और एक तरीके से सारे जो क्षेत्रीय नेता थे वो अपने अपने क्षेत्रों में लग रहे, एक तरीके का कंबाइंड बीजेपी का कैंपेन नहीं दिखा। ज्यादातर बाहर के लोग दिखे, योगी जी दिख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान पूरे टाइम दिखते रहे, उनको तो जिम्मेदारी दे दी गई थी, हेमंता विश्व शर्मा तो लीड ही कर रहे थे। तो ये जो इलेक्शन हुआ, और वहां पे भी मैया सम्मान योजना, जैसे यहाँ पे लाड़की बहना योजना है, वहां पे मैया सम्मान योजना लागू करी, ट्राइबल इश्यूज हैं, और इस तरीके के मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जेएमएम कांग्रेस, जो कि 25 साल पुराना झारखंड का इतिहास है कि कभी कोई सरकार रिपीट नहीं करती, क्या जेएमएम कांग्रेस वो कर पाएगी रिपीट सरकार? अम, देखिए, दो फैक्टर जो मुझे लगते हैं क्यों कर सकते हैं एंड क्यों नहीं कर सकते, आई थिंक उसके बड़े ऑब्वियस आंसर हैं। क्योंकि वही वही आंसर जो हर जगह रहते हैं कि बीजेपी का पोलराइजेशन वर्क करता है सर्टेन वोटर्स के उसमें, उनका जो लास्ट माइल कनेक्ट स्ट्रांग है। क्यों कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उतनी नहीं दिख रही है सोरेन जी के अगेंस्ट। अगर आप देखिए सारे जो भी पोलस्टर, इवन अगर बीजेपी को भी फेवर कर रहे हैं, वो ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि ग्राउंड पे उनकी पॉपुलैरिटी नहीं, ग्राउंड पे वो अभी भी पॉपुलर है, ग्राउंड पे अभी भी वो झारखंड का सबसे बड़ा नाम है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बड़ा अच्छी चीज की है इस पूरे इलेक्शन में, ये जो पूरी अलायंस है, चाहे वो जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, आई थिंक आरजेडी को भी इन्होंने दो तीन आरजेडी भी है, सीटें दी थी। 3-4 सीटें हैं। पीआईएमएल भी वहां पे ठीक करती है, मतलब 1-2 सीटें निकालती है। तो इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किया है कि जो बिहार से सटे इलाके हैं वहां पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां जो लोग प्रचार करने गए, तो इन्होंने ये अच्छे से किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ये इलेक्शन जीतनी चाहिए। ये भी ऐसा नहीं, ये भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्टार्क वो देखेंगे। आई थिंक हरियाणा जैसा इलेक्शन होगा, 10 सीटें इधर से उधर, 5 सीटें, 5 सीटों से कोई आगे हो जाए कोई हो जाएगा, वो 10 सीटें हैं, 10 से 15 सीटें हैं पूरे झारखंड में जो डिसाइड करेंगी कि किंग कौन बनेगा।
तो झारखंड को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक ट्राइबल जो बेल्ट है, करीब करीब उसमें 27 से 28 प्योर ट्राइबल बेल्ट की सीटें आती हैं। फिर उसके बाद ऐसी ही 28 से 30 सीटें हैं जो टोटली अर्बन सीटें हैं, और एक बीच एक काइंड ऑफ मिक्स ऑफ सीटें हैं। वैसे झारखंड अपने आप में भी 4 से 5 हिस्सों में बांटा जाता है अगर देखा जाए। पर ट्राइबल बेल्ट में अगर जैसा बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, अगर ट्राइबल बेल्ट जो कि अगर बाबूलाल मरांडी को ये प्रोजेक्ट करते तो ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को फायदा हो सकता था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है तो बीजेपी के सबसे बड़े ट्राइबल नेता है। तो अगर उस ट्राइबल बेल्ट में जेएमएम स्वीप करती है, स्वीप मतलब 80%, 80% सीटें जीत जाती है, मतलब 26 में से 20 22 ऐसी सीटें जीत जाती है, जितनी भी सीटें हैं उसमें। तो आपको लगता है कि मतलब ये अलायंस जो है, तो क्योंकि विक्ट्री मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब अगर 26 है इधर तो 41 का मार्जिन, 41 सीट चाहिए किसी को सरकार बनाने में, 41 में मेजोरिटी है तो 41 42 सीटें चाहिए। और अभी जो मार्जिन समझ में आ रहा है, तो एक बीजेपी अपने गढ़ में अच्छे से है, और वहां पे झारखंड में, सॉरी ट्राइबल बेल्ट में सोरेन जी अच्छा कर रहे हैं, और बेसिकली वहां का वोटर बहुत मजबूर भी दिखाई देता है अगर देखा जाए तो। अर्बन वोटर का कहना है कि बीजेपी के अलावा किसे वोट देंगे, और ट्राइबल वोटर परेशान है, सब कुछ है, पर बोलता है कि हमारे हैं, अपने हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे। मतलब दिस इज अ सिचुएशन। मतलब आप पसंद कर रहे हो, नहीं पसंद कर रहे हो, आप उसी को दे रहे हो जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक अम, होती थी हो आई थिंक सॉरी, आपका थोड़ा नेटवर्क चला गया इंटरनेट था। में लैग था, तो मैं ये कह रहा, हाँ मैं ये कह रहा था कि इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हो सकती। पहले हम फ्रीडम मूवमेंट से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, सिर्फ कांग्रेस को वोट देते थे। फिर काफी लोगों ने रिलीजन से, कास्ट से आइडेंटिफाई करना शुरू किया। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में कभी खत्म नहीं होगी, और ये मतलब मेरे हिसाब से ग्लोबली पॉलिटिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंडिया की क्यों बात करूं, अगर अगर आप देखिए कि एक सर्टेन तबका है जो रिपब्लिकन्स को यूएस में आइडेंटिफाई करता है, एक सर्टेन है जो डेमोक्रेट से करता है, वो चेंज नहीं होगा। आई थिंक हमेशा जो इलेक्शन डिसाइड होते हैं वो स्विंग वोटर जो होते हैं, जो वो कितना परसेंट हर स्टेट का अलग होता है, हर इलेक्शन का अलग होता है, वो जो स्विंग वोटर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। और जैसे आपने इसमें सही कहा कि एक तरफा है एक्चुअली ट्राइबल बेल्ट में। एंड ट्राइबल बेल्ट में भी एक्चुअली उसमें भी थोड़ा थोड़े वो वाले कार्ड हैं, मतलब ट्राइबल में कुछ लोग अलग रिलीजन के हैं, कुछ अलग रिलीजन के हैं। तो उसमें उसमें तो क्लीन स्वीप दिख रहा है मुझे इंडिया गठबंधन का। लेकिन ये बात यही है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी अर्बन बेल्ट्स में इनका दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बड़े मुद्दे जो निकल के आए, ये सारे पोलराइजेशन ट्राइबल के अलावा, आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा काफी आया, जो जो लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, इसमें भी दिखा है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में इतना नहीं दिखा अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन झारखंड इलेक्शन में जो भी मैंने जिन लोगों से बात की है, जो भी पढ़ा लिटरेचर, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा मुझे काफी दिखा। उसके लिए एक और मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं आ पा रहा, बट अनएम्प्लॉयमेंट का काफी अच्छा मुद्दा आया, लेबर लेबर का मुद्दा आया, फार्मर का भी मुद्दा आया। तो ये बहुत सारे मुद्दों में समहाउ जो वोटर की प्रेफरेंस थी वो इंडिया की तरफ ज्यादा थी वर्सेस वर्सेस बीजेपी अलायंस। इसमें एक और चीज ये थी कि खांतियान जो है, एक वहां पे एक लैंड गारंटी को बात की जाती है, खांतियान करके। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो वो 1932 के मॉडल पे खांतियान गारंटी के बारे में बात की, लैंड एक्विजिशन का है, एक तरीके का मॉडल है। और एक जो ट्राइबल रिलीजन, बेसिकली एक ट्राइबल में जो एक कम्युनिटी है, वो चाहती है कि उनकी जो मान्यताएं हैं उनको रिलीजन की मान्यता मिल जाए, मतलब एक धर्म कह दिया जाए उनको। तो उसकी भी एक मांग है जो कि अभी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव रहा है ट्राइबल्स के बीच में। और अब देखा ही हमने 2024 के चुनाव में कि ट्राइबल्स और एससी, जो दलित तबका है, एसटी एससी तबका है, उसमें काफी, और खास तौर से एससी में तो काफी तेजी से अपोजिशन ने भाजपा के वोट में सेंधमारी की है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन अगर हम देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र एमवीए जीत गया, और मतलब बेसिकली एक एक बराबर हो गया, तो फिर भी महाराष्ट्र का पलड़ा कितना भारी आपको दिखता है? जो महाराष्ट्र जीतेगा वो जीतेगी, वो इलेक्शन जीत गया, ये राउंड जीत गया, ऐसा कह सकते हैं।
मेरे हिसाब से महाराष्ट्र एंड हर स्टेट की अपनी यूनिकनेस है। किसी स्टेट को मैं डिस्काउंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने कहा था कि क्योंकि इंडिया में जितने इलेक्शन होते हैं वो दे लीड अप टू द अल्टीमेट इलेक्शन विच इज लोकसभा। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट है। 48 MPs आते हैं, इतने सारे MLAs हैं। तो महाराष्ट्र डेफिनेटली बहुत बड़ा इलेक्शन है। और ये अगर से जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, करना तो मुश्किल, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ये हारता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और झारखंड की जीत इसको कवर नहीं कर पाएगा। चलिए, इसी बात के साथ आज का एक ये डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। और मैं इस बात पे एक जरूर बात जोड़ना चाहूंगा कि अचानक से ऐसा दिख रहा है कि एक जिसपे, हाँ माफ कीजिएगा, एक आखिरी चीज जरूर पूछना चाहूंगा बिफोर अमित ड्रॉप्स। अचानक से मोदी जी ने इलेक्शन से के प्रचार से विड्रॉ कर लिया है। मतलब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में मतलब इतना प्रचार किया जितना कि सारे अपोजिशन के बड़े लीडर्स ने मिलके नहीं किया होगा। हैट्स ऑफ टू हिज द वे ही वर्क्स फॉर द इलेक्शन। मैं उस बात का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है और बैटल वॉर मोड में इलेक्शन लड़ती है बीजेपी। लेकिन अचानक से मैं देख रहा हूँ हरियाणा का इलेक्शन हो, झारखंड का इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र का इलेक्शन। महाराष्ट्र में उन्होंने सिर्फ 5 रैलियां की हैं, झारखंड में भी 4 या 5 रैलियां की हैं, हरियाणा में भी इसी तरीके की उन्होंने बहुत कम रैलियां की थी। उसी के अनुपात में देखा जाए कि अपोजिशन के लीडर्स की, तो वो रैलियां तो कर ही रहे हैं, वो प्राइवेट इवेंट्स भी कर रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने संविधान बचाओ सम्मेलन बना कई जगह किया, वहां पे महाराष्ट्र में काफी महीनों से आ रहे हैं। कम से कम 6 से 7 सभाएं तो मैं जानता हूँ जो हुई। नागपुर विदर्भ में भी उन्होंने एक सभा की थी। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरीके से मोदी जी अब उस मोड में जा रहे हैं कि 2029 में मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है? या तो अब अंदर एक टसल चालू हो गई है भाजपा में कि कौन पीएम कैंडिडेट होगा 2029 में? शाह और योगी जी का तो मतलब काफी चर्चित नाम है इसमें। देखिए, 2014 और 2019 के बाद एक बहुत चीज क्लियर थी कि मोदी जी वाइल स्टिल इज अ वेरी पॉपुलर लीडर इन इंडिया, लेकिन कुछ स्टेट्स में उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में उतनी नहीं है। आई थिंक जो हरियाणा, महाराष्ट्र और अभी उत्तर झारखंड के प्रदेश। ये तीन, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। अगर यही अभी गुजरात का इलेक्शन हो रहा होता या MP का हो रहा होता, यूपी का हो रहा होता, तो हम देखते मोदी जी ज्यादा विजिबल। एंड मुझे लगता है कि स्मार्ट मूव है, वो मोदी जी को वहीं यूज करते हैं जहां उनकी क्लियर वैल्यू दिखती है। अदरवाइज उनको दूर रखते हैं ताकि उनकी ब्रांड पे वो ना हो कि इलेक्शन हार गए और इतनी रैली की और इस वजह से हार गए ये। तो मेरे हिसाब से तो बहुत स्मार्ट मूव है। पॉलिटिकली अगेन बीजेपी ये नहीं देखती कि किसी इंडिविजुअल का क्या परसेप्शन क्रिएट होगा, वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट चांसेस ऑफ अस विनिंग द इलेक्शन। और मेरे हिसाब से तो बहुत स्मार्ट मूव था। क्योंकि महाराष्ट्र में मुझे नहीं दिख रहा था कि उनके आने से ज्यादा प्रभाव होगा। एंड अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दैट। और इसीलिए जो जिन लीडर्स ने प्रचार किया, आई थिंक शिंदे जी ने बहुत सारी सभाएं सभाएं की और उसका अच्छा प्रभाव था। नितिन गडकरी ने की, फडणवीस जी ने की, इन सब लोगों का काफी प्रभाव पड़ा। मुझे नहीं लगता था कि इससे ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड कर पाते। और इसीलिए आई थिंक बीजेपी का थिंक टैंक उनको दूर रखा कि अगर जीतेंगे तो उनको क्रेडिट तो हमेशा मिलता ही है, हारेंगे तो हम दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। लोकल नेतृत्व पे स्थानीय नेतृत्व कमजोर था, हमने इलेक्शन अच्छे से मैनेज नहीं किया। देख लो, ईवीएम तो अच्छी ही है, ईवीएम ने तो, ईवीएम सही काम कर रही है तभी तुमने इलेक्शन जीता। लॉट ऑफ थिंग्स विच बीजेपी विल से। एंड अगर अपोजिशन आता है तो ईवीएम खराब है और चुनाव आयोग बिका हुआ है और पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। इसके लिए हम तैयार रहते हैं। और अब कनेक्ट करेंगे हम संडे को, इलेक्शंस के बाद अगला हमारा सेशन होगा। तब तक के लिए दर्शकों आपका धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके एरिया से कौन आगे है, आपको क्या लगता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम। और ये भी जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन के आगे दिख रहा है वहां पे। जरूर एनसीपी और एनसीपी मत करिएगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सी एनसीपी कौन सी शिवसेना, बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अमित। बिल्कुल।